बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। सदर आसिफ अली जरदारी को उनके ओहदे से हटाने का शोशा क्यों छोड़ा गया? तो मैं उसको शोशा ही कहूंगा, खबर तो है नहीं वो। क्या पीटीआई को ट्रैप करने की ये कोशिश है, या कह सकते हैं आपके क्या पीटीआई को चारा डालने की कोशिश की? और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना मॉडल और डिजाइन जो है मेरी इत्तला के मुताबिक वो तब्दील कर लिया है। अब नया डिजाइन या मॉडल जो है एस्टेब्लिशमेंट का वो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई है 96 घंटे की, उसके बाद जो असले की आलमी मंडी है वो उथल पुथल हो गई है, तवाज़ुन बिगड़ गया है। यूरोप, अमेरिका और रूस का जो असला है उस पर इन्हिसार जो है वो कम हो रहा है, मांग में कमी आ रही है, जबकि जो चीन का असला है उसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। और चीन जो है असले की दौड़ में नए नए तजर्बे भी कर रहा है और लग ये रहा है कि वो अमेरिका को मात देना चाहता है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान ते भारत की जी जंग हुई है इस तो बाद साढ़े लोगों का भी जरा असला है जंगा इस्तेमाल होने वाला असला जरा ਉਹਦੇ ਚ दिलचस्पी कुछ वध गई है। जो मुख्तलिफ किस्म का असला है, जहाज है, मिसाइल हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन भी अब हम देखना शुरू हो गए हैं, उनकी रेंज भी देखना शुरू हो गए हैं। तो ये जो भारत इतराफ़ कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ मौके पे इतराफ़ात किए जा रहे हैं उनकी तरफ से जंग में शिकस्त के हवाले से। उनके जो डिप्टी आर्मी चीफ है उन्होंने जो बयान दिए है उन्होंने तो साफ ही इतराफ़ कर दिया जनाब हमने अंदाज़ा ही गलत लगाया था दुश्मन का। और फिर वो कह रहे हैं जनाब चीन और तुर्किया जो है पाकिस्तान के साथ खड़े होकर हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन बहरहाल हमारे वज़ीर दिफा ने और दीगर लोगों ने इस पर जो तबसरा किया है वो जो कहते हैं जनाब ठीक है हमने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ज़रूर की है चीन की, लेकिन जो हमारी अपनी सलाहियतें हैं वो भी काफ़ी थी इस जंग में भारत को शिकस्त देने के लिए। और ऊपर से अब भारत ने पहले तो वो मानती नहीं कितने जनाब उनका हमारा नुकसान हुआ है, कभी कोई बात कभी कोई बात। अब उनके जो मैंने कहा है कि जो अस्करी ओहदेदारान हैं उन्होंने भी ये बातें करना शुरू कर दी। और अब खबर ये है कि ये जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी थी ना, इसमें जो उनके लोग मारे गए हैं फौजी अफसर और एहलकार, उनको उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एजाजात जो हैं वो देने का फैसला किया है। और पता ये चला है कि जनाब 3 राफेल तैयारे जो हैं वो, हम तो कहते हैं 3 राफेल तैयारे कराए, और वो भी अब कह रहे हैं कि जनाब 3 राफेल तैयारे जो हैं उनके जो पायलट है ना वो मारे गए हैं इस जंग में। और मजमूई तौर पे 4 जो हैं उनके पायलट वो हलाक हुए हैं पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान। और इसी तरह जो रूसी दफाई निज़ाम था S-400 उसको ऑपरेट करने वाले जो लोग थे 15 ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी वो कहते हैं हमें एजाज देंगे, मारे ज्यादा गए हैं। और 100 यानी इन तमाम को मिला के वो कहते हैं 100 जो एहलकार हैं और अफसर हैं फौज के उनको ये एजाजात दिए जाएंगे। और फिर ये खबर भी है कि LOC पे उनके 250 फौजी जवान और अफसर जो हैं वो मारे गए हैं। इस तरह की खबर है। और इस खबर के बाद तो मजीद जो है राफेल का बेटा तो गर्क पहले ही हो गया। जब पाकिस्तान और भारत की जंग में राफेल गिराए गए तो उसके बाद तो उसके जो हिस्सेज हैं, शेयर्स हैं उस कंपनी के, उनमें जिस तेजी के साथ कमी आई वो आप लोगों ने देखी। तो अब राफेल वाला जो मामला है ना, ये मार्केट जो है असली की जो आलमी मार्केट है उसमें राफेल के खरीदार जो है ना होने के बराबर है। और दूसरी ये जो है ना इंटेलिजेंस उसकी फ्रांस की, ये AP की रिपोर्ट है एसोसिएटेड प्रेस की, वो ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने ये फ्रांस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उन्होंने रब्ता किया इंडिया के साथ और इंडिया ने जनाब को लिफ्टशिप नहीं कराई, उन्होंने अपने अंदाजे लगाए। वो कह रहे हैं जनाब हमारा एक त्यारा जो है ना राफेल वो गिरा है, बाकी वो रूसी रासी ये त्यारे तुरे गिरे। वो कहते हैं जनाब ये हमें बदनाम करने के लिए एक साजिश तैयार की चीन ने, और चीन ने जनाब अपने जितने भी सफारत खाने थे उनको ये हदायत कर दी थी कि जनाब राफेल करने के मामले को उठाया जाए और जो चीनी तैयारे और एयर डिफेंस सिस्टम के खरीदार जो है ना वो तैयार किए जाए। वो ये कह रहे हैं फ्रांस वाले। अच्छा, ये तो हो गया ना राफेल का मामला। राफेल के बारे में सबको पता है कि जनाब उसके साथ क्या हुआ और उसकी मार्केट कैसे जो है वो गिरी है। और उसके बाद एक और
खबर है और ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। और वो जो बर्तानिया में एक त्यारा बनता है वो राफेल के पाए का ही त्यारा है, बल्कि कुछ तो लोग कहते हैं उससे भी थोड़ा सा आगे है, एडवांस है। तो वो ये कहते हैं कि जनाब यूरो फाइटर टाइफून उस त्यारे का नाम है। वो कहते हैं जनाब उसकी पैदावार जो है ना वो बर्तानिया में रुक गई है, गाहक ही कोई नहीं मिल रहा उनको। और आखिरी त्यारा जो है वो एक त्यारा रह गया है जो कतर ने ऑर्डर किया हुआ था। तो वो वाला त्यारा जो है वो देने के बाद जनाब ये जो कंपनी है ना BAE, ये जनाब अपने त्यारे तुरे जो बंद कर रही है। हाँ, वो दूसरे ममालिक में अगर असेंबलिंग का कोई मामला होता है तुर्किया के साथ या किसी और मुल्क के साथ, वो अलग बात है, लेकिन पुर्जे पर्जे तैयार करती रहेगी ताकि उनके जो त्यारे उन्होंने फरोख्त किए हुए हैं वो चालू हालत में रहे। लेकिन वहां जो है वो बंद हो गई है इसकी पैदावार बरतानिया की हद तक। और दूसरी बात यह कि उन्होंने खुद F-35 अमेरिका से खरीदने का मादा किया है बरतानिया ने। तो इससे भी ये लग रहा है कि जनाब F-65 के जो बाहर खरीदार हैं यूरोप से बाहर, वो कोई अभी तक, इवन ये कि भारत ने भी दिलचस्पी जाहिर नहीं की। ट्रंप साहब ने बड़ा इनको कहा था जनाब F-35 खरीद लो जनाब राफेल की बजाय, ये वाले बड़े अच्छे हैं। वो 5th जनरेशन है ना, उससे आगे है राफेल से। राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन है, ये 5th जनरेशन है। तो ये और ईरान जो है ये आपके इल्म में होगा कि वो रूस से ये दफाई निज़ाम और असला वगैरह खरीदता था। तो अब उन्होंने रूस के साथ खरीदारी की बजाय वो चले गए जनाब चीन के पास। वो अब चीन से असला खरीदेंगे। और S-400 का जो हाल किया है हमने, और भारत ने ये कहा भी है कि जनाब हम जो एहलकार हैं उस पर जो मारे गए हैं S-400 के ऊपर जो तैनात थे तो उनको एजाज भी देंगे, फौजी एजाज वगैरह जो बहादुरी का दिया जाता है। ये खबर है, इतला है। तो S-400 का भी बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, वो मैंने एक दफाई मार से पूछा कि ये क्या इशू क्या चल रहा है, तो उनका ये कहना था कि जनाब जो रूसी असला है वो नाकाबिल एतवार है और अमेरिका खुद नाकाबिल एतवार है, बल्कि अमेरिका और यूरोप दोनों वो कह रहे हैं जनाब नाकाबिल एतवार हैं। तो जनाब इसीलिए लोगों का जो रुझान है वो बढ़ रहा है चीनी असले की तरफ। और चीन जो है वो जनाब टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहले वहां से ऐसी इतला देंगे B-52 जो है स्टेल्थ उनका बम्बार त्यारा जिसने ईरान के ऊपर बमबारी की है, मेरे ख्याल 18-20 त्यारे हैं उनके पास, ज्यादा नहीं है। तो वो कह रहे हैं जनाब हमने उसको भी रडार में देखने का जो बंदोबस्त कर लिया हुआ है। ठीक है जनाब, आए इधर हमारी तरफ तो हम करा लेंगे उसको, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने जनाब जो 6G है, 6th जनरेशन, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चीन जो कह रहा है वो दावा कर रहा है, ये अभी मैदान में आएगा तो पता चलेगा। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने जदीद एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया जो अमेरिका के 5th जनरेशन तैयार है, जिसकी बड़ी मार्केटिंग कर रहा है अमेरिका। F-35 वो कहते जनाब ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ सेकंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ जाम कर देंगे, लॉक कर देंगे और सुख लेंगे। अगर ट्रंप साहब के कहने पे भारत F-35 त्यारे खरीदता है, वैसे तो पाकिस्तानी जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि जनाब हमने जो डेवलप की हुई है चीनी टेक्नोलॉजी, तो हम जो है F-35 जो त्यारे अगर भारत खरीद लेते हैं तो हमें कोई खतरा नहीं है, हम उसका दफा करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन फिर अगर खरीद लेता है तो फिर हम जो हैं वो, मेरा ये ख्याल है कि जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्होंने चीन ने वो लॉन्च की है, वो खरीदने की कोशिश करेंगे या हासिल करने की कोशिश करेंगे या आधार लेने की कोशिश करेंगे। जैसे इस जंग में बहुत सारी चीज़ें जो आधार ली गई हैं। और ये जो मैंने अर्ज किया ना कि जनाब यूरोप का जो असला है और इस अमेरिका का असला है और रूस का असला है, उसकी मार्केटिंग कम हो रही है। तो तुर्किया जो है उसने एक और दावा किया, पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ ये जंगी मामला था, तो इसमें जो ड्रोन से उनके जो डिप्टी कह ले आर्मी चीफ हैं राहुल सिंह, उन्होंने भी ये बात की है कि पाकिस्तान ने जनाब तुर्किया से ड्रोन भी आए और वहां से माहरीन भी आए। तो अब तुर्किया इस जंग में हमने जो ड्रोन्स के साथ कामयाब अटैक्स किए, तो उसके बाद जनाब तुर्की ये दावा कर रहा है कि जनाब हमारे जो ड्रोन्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स हैं और उनकी जो वो कह रहे हैं वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं कि उनकी वो पैदावार भी बढ़ाई जा रही है और फिर वो कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर्स भी बड़े आ रहे हैं उसके। एक और बात बता दूं कि कैंप डेविड माहदी के बाद मिस्र जो है उसका ज्यादातर इन्हिसार जो है वो अमरीकी और यूरोपियन असले पे था। राफेल भी इनके पास है
और मेरा ख्याल है कि F-16 भी अमेरिका ने उनको दिए थे, और वो चीनी असला जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब पता ये चला है, मैंने कहा ना, वो तवाज़ुन ही बिगड़ गया, मार्केट बदल गई है। तो जो मिस्र है उसने जो एयर डिफेंस सिस्टम है चीनी HQ-9B, तो वो जनाब उन्होंने खरीद लिया। उनके जनाब हमें ये चाहिए, और वो जो है दूर तक मार करने वाला कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वो कहते हैं जनाब वो मिस्र जो है वो कह रहे हैं हम अपने जखीरे में उसको शामिल करेंगे। और पाकिस्तान जो है इसने जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है इसमें एक तरह से मजीद बर्तरी जो है, भारत में तो थी लेकिन खित्ते में उन्होंने एक तरह से बर्तरी हासिल करने के लिए वो जो एक चीन का जो त्यारा है अवाक्स रडार वाला, वो पता नहीं शानजी KG-500 AEWNC इस तरह का उसका नाम है, तो वो जनाब पाकिस्तान ने वो खरीदने का फैसला किया। को मादा शादा होता फिर रहा है। और ये जो त्यारा है ये चीनी, ये जो कहनो रडार वाला त्यारा, ये जनाब 740 किलोमीटर से जायद इसकी रडार रेंज है। वो कहते हैं ना जनाब, ये जो जंग हुई है पाकिस्तान और भारत के, ये आंखों से देखने वाली तो जंग ही नहीं थी। ये सारा रडार और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो देख के निशाने लगाता था कि कितनी दूर है, और वहां निशाना वो आंख से तो वहां तक देखा ही नहीं जा सकता था। वो डॉग फाइट जिसको कहते हैं ना, वो वाइट शीट क्यों नहीं हुई थी, दूरों दूर ही जनाब वो कहते हैं ना मुंडा अखियां मारे मुंडा पटवारी था, इस तरह हमने उनके तैयारी श्यारे कराए हैं। और ये जो 12 घंटे तक मुसलसल वो कहते हैं जनाब प्रवास कर सकता है, और 5700 किलोमीटर तक फजाई हदूद वो तय करने की उसके पास सलाहियत है। और ये बहरा अरब से लेके जो भी भारत की सरहद है हमारी, वहां तक ये जो है ये निगरानी को मुमकिन बना सकता है। और अगर इसको थोड़ा सा आगे ले जाए बहरा अरब से, तो फिर अगर इसराइल की तरफ से कोई होती है ताले आजमाई एडवेंचरिज्म, तो उसको भी हम जो है वो रास्ते में देख सकते हैं, गिरा सकते हैं। ये जनाब हो रहा है असला मंडी में। और चीन जो है ये अब असले की दौड़ में, मेरा ख्याल है एक तो उसने जरा तेज दौड़ना शुरू कर दिया है, नजर आना शुरू कर दिया है, ऐलानात भी शुरू कर दिए जनाब। पहले तो ये था ना असला बना के काफी अरसे तक पता ही नहीं चलता था उसकी स्पेसिफिकेशन का, क्या असला है क्या नहीं है, मार्केट कब किया जाएगा, वो कब फेंका जाएगा मार्केट में। तो अब जो चीन है जनाब, वो मुझे ये लग रहा है कि वो असले की मंडी पे भी कब्जा करना चाह रहा है। और पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई है उसमें जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की है चीनी हथियारों के इस्तेमाल के साथ, तो अब चीन जो है उसकी जो मार्केट है उसमें बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अब आते हैं जनाब, जो मैंने मुकामी 2 खबरें बयान की थी कि जनाब सदर आसिफ अली जरदारी को हटाने का शोशा क्यों छोड़ा गया, ये इस पे मैंने अपने पिछले व्लॉग में तफसील के साथ बता दिया था कि बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये खबर जो है वो निकाली है। और ये भी दावा सामने आ रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जनाब, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा है जिसमें जनाब ये उससे पता चलता है कि जनाब आसिफ अली जरदारी को हटा दिया जाएगा सदारत के ओहदे से। पहली बात तो ये है कि ये जो ISI हो, फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, नून लीग हो, जिसने भी ये फैसला किया है कि जनाब हमने आसिफ अली जरदारी को सदारत से हटा देना है, तो वो लिख के क्या 2+2=4 क्या लिखा होगा वहां, क्या डॉक्यूमेंट होगा। और दूसरी मैंने ये अर्ज किया था जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये लोग जानते नहीं है, वो अगर मसालत का बादशाह है तो चीजों को अपने मफाद में इस्तेमाल करने का हुनर भी जानता है, आसिफ अली जरदारी जिसका नाम है। और पीपुल्स पार्टी कैसे ये कबूल कर सकती है कि जनाब आसिफ अली जरदारी को उनके ओहदे से हटा दिया जाए और ये हुकूमत ये करना जाए। अब ये मैं इसको शोशा कहता हूं, ये शोशा क्यों छोड़ा गया, ये जो मुझे लग रहा है यार, एक बड़े अहम आदमी के साथ मेरी बात हुई है, वो बड़े माहिर हैं मामलात के, तो वो ये कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं देख रहे। मैंने कहा जनाब इससे ना तो जरदारी साहब को फायदा हो रहा है इस खबर से, अगर ऐसा होता है, ना मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा हो रहा है, ना ही आर्मी चीफ को कोई फायदा हो रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है। तो उसने कहा जनाब इससे ये तासर मिलता है कि जनाब जरदारी साहब को हटाने की अगर बात की जा रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में शायद कुछ इस सतह के इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं कि नून लीग जो है ये सदर को घर भेजना चाहती है या घर भेजने में मावन होगी, मावनत करेगी। तो वो कहते हैं फिर इससे एक नतीजा आप देखें कि इससे थोड़ी सी उम्मीद पैदा होती है PTI के अंदर
वो कहते हैं जब भी पीटीआई तहरीक चलाने का ऐलान करती है, अगर वो चला नहीं पाती, अब भी उन्होंने मुहर्रम के बाद कहा था जनाब हम तहरीक चलाएंगे यौम आशूर के बाद, तो अब वो भी मामला बीच में लटका हुआ नजर आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल वो तहरीक चला पाएंगे पीटीआई वाले, लेकिन जब भी पीटीआई ऐसी कोई कोशिश करती है तो उसके बाद इस तरह की कोई ना कोई खबर आ जाती है जिससे उनको कोई उम्मीद बन जाती है पीटीआई वालों को। ये खबर या शोशा जो है ये पीटीआई को ट्रैप करने की कोशिश भी कह सकते हैं और चारा डालने की कोशिश भी कह सकते हैं, और पीटीआई ये चारा जो है निकल भी सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि शायद अब पीटीआई को जो समझ आ गई है कि ये वाली जो खबर है ना ये शोशा ही है, जो हमें शायद इस्तेमाल करने के लिए किसी ने ये प्लानिंग की होगी, किसी न किसी ने। ज़ाहिर सहाफ़ी जो है वो अपनी साख तो दाव पे नहीं लगाता, उनको यकीन दिलाया गया होगा। अब अगर इस खबर को दुरुस्त मान लिया जाए तो पीटीआई के लिए क्या होप है? तो पीटीआई वाले जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ये हुकूमत जो है ये गिराने की कोशिश कर सकते हैं, मियां शहबाज शरीफ की। ये एक उम्मीद वाली मैं बात कर रहा हूं। तो अगर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाती है तो इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो कहते हैं हाफिज साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है ना एक में कोई पे ने, तो ये जनाब हाफिज साहब की भी शिकस्त है, एस्टेब्लिशमेंट की भी शिकस्त है। तो फिर ये अदम एतमाद की तहरीक जो है ये लाने की कोशिश मिलके पीपल्स पार्टी के साथ, ठीक है जनाब तुम बिलावल नूं बेशक वज़ीर आज़म बना लो, लेकिन इन्हां तो साडी जान छड़ाओ, एस्टेब्लिशमेंट नूं शिकस्त दिओ, एस्टेब्लिशमेंट अगे डट जाओ वगैरह वगैरह। कहने डटना एस्टेब्लिशमेंट अगे। अब जो पार्टी पोजीशन है कौमी असम्बली में, जो 75 सीटें हैं वो हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, ठीक है ना, और 80 सीटें जो है वो पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या जो भी आपस को नाम दे लें वो है। ये 155 सीटें बनती हैं इनकी तादाद जो है, और जो अदम एतमाद है उसके लिए चाहिए 169, यानी कि इनको सिर्फ 14 मजीद अरकान चाहिए अदम एतमाद लाने के लिए। ये शोशा जो है वो बताने वाला साहब जो वो बता रहे थे कि इसलिए छोड़ा गया कि जनाब जो इनको एक पीटीआई वाले ने किसी आरे ला दिए, किसी ट्रक की बत्ती पीछे ला दिए, तो ये जनाब फिर पीपल्स पार्टी ने राबते करने, पीपल्स पार्टी वाले 6-7 महीने इन्होंने खिलाण ते खिलाने के बाद फिर जनाब इन्होंने उस तरह लत्त मार के साइड कर जिमें मौलाना साहब ने इन्होंने नाल किया। ये वो कहते हैं जनाब ये हो सकता है, बाकी इस शोशे के पीछे और कोई जो है वो नजर नहीं आता। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब अपना डिजाइन जो है ना वो तब्दील कर लिया। पहले एस्टेब्लिशमेंट वाले जो थे वो साफियों के साथ भी राब्ते रखते थे, और फिर साफियों के साथ वो तनख्वाहें पैसे पूसे देने का मामला भी होता था, उनके माली मफादात का भी तफत किया जाता था। इसी तरह सियासतदानों में भी अब भी बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इस्तेमाल करे, और वो इस्तेमाल भी करती है उनको। लेकिन वो वाली बात कि जनाब कुछ बातें उनकी मान ली, कुछ अपनी मनवा ली, उस तरह जो असासे नहीं बनाते थे ये माजी में, उस तरह के असासे बनाने का जो डिजाइन है इन्होंने वो तब्दील कर दिया। मेरे लिए बड़ी हैरत की ये बात है, ये खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है इसने नए मोहरे जो हैं वो रखे ही नहीं जिनको मुस्तकबिल में इस्तेमाल करना है। वो कह रहे हैं कि जनाब जो लोग हमारे साथ हैं वही हमारा असासा है, जो हमारी बात मानते हैं वही हमारा असासा है, और ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी बात मानते हैं हम भी उनकी बात माने। और जो पुराने मोहरे थे एस्टेब्लिशमेंट के, बहुत सारे लोग मुल्क से भाग गए हुए हैं, मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जनाब उन्होंने उनको ऑन नहीं किया ये पॉलिसी के तहत, और नए उन्होंने रखे नहीं। तो मैंने 2-3 बड़े साफियों का नाम लिया कि जनाब वो तो बड़ा जिक्र करते रहते हैं, ये वो कहते हैं यार इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ज़ाहिर है वो इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रब्ता करते हैं। अगर हम इन्फॉर्मेशन को देना चाहते हैं तो उनको हम दे देते हैं, और वो आंखें बंद करके उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे प्रोग्राम भी कर देते हैं, व्लॉग भी कर देते हैं, जो भी करना होता है कर दे। उन्होंने मेरे चंद एक दोस्तों के नाम लिया, उनके जो आपके दोस्त जो हैं उनसे आप पूछें कि इन्फॉर्मेशन तो हम उनके साथ शेयर करते हैं, तो क्या कभी हमने उनको इस्तेमाल करने की या उस तरह जैसे माजी में माली मफादात और ये वो चीज़ें, या उनकी कोई बात मानी हो, या उनके कहने पे किसी को डराया धमकाया हो, आप ये पूछिए उनसे। वो कहते हैं कि ऐसे तो आप भी हमारी बात करते हैं, तो आप क्या हमारा उस तरह असासा है जैसे माजी में एस्टेब्लिशमेंट ने जो है कुछ लोगों को, कुछ मोहरों को
तैयार किया होता था और असासा उनको डिक्लेयर किया होता था। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, नवी एस्टेब्लिशमेंट आएगी, वो अपनी पॉलिसी बनाएगी। साडी पॉलिसी तो यही है कि जनाब कोई उस तरह के असासे मोहरे वगैरह नहीं होने, और उनका जनाब अब मोहरों की और असासों की उस तरह ज़रूरत भी नहीं रहेगी। उनके जनाब तमाम अदारे, हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं GHQ वगैरह, और अदलिया, और जो भी अदारे आप समझे, वो सारे अदारे वो कहते हैं एक पेज पे हैं। तो उस तरह हमें उस तरह मोहरे पालने का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। वो कहते हैं उस तरह के मोहरे पालने की हमें ज़रूरत नहीं। तो मैंने एक सियासतदान का नाम लिया, मैं कहा फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जनाब वो आपके साथ बड़े इन हैं जनाब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो बड़ी जनाब फिटिंग है उनकी। तो उन्होंने वही दावेदार है ना, हमने तो कभी नहीं कहा। और वो कहते हैं जी फैसल वाडा साहब की कितनी बातें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन की हद तक तो चलो ठीक हो सकती हैं, लेकिन कितनी बातें जो हैं जो वो मुस्तकबिल का प्लान बताते हैं तो वो कितनी गलत साबित हुई हैं। और वो कहते हैं दावेदार तो कोई भी हो सकता है, हम किसी को क्यों कहें कि ना ये हमारे साथ नहीं है। वो कहते हैं बस वो दावेदार है हमारे साथ, ये ठीक है उसकी कुछ मुलाकातें हो जाती हैं कुछ लोगों के साथ, तो मेजर जनरल सत्ता के लोग जो किसी खास अदारे या सास अदारे में बैठे हुए हैं, तो वहाँ उनके साथ शेयर हो जाती है जो ये इंफॉर्मेशन वगैरह होती है। तो वो कहते हैं जनाब ये डिज़ाइन और मॉडल जो है ना, ये बंदे पालने वाला, मोहरे पालने वाला, उनकी माली मदद का, और मोटरसाइकिल पे आने वाले जो बाद में जनाब पता नहीं वो V8 क्या है गाड़ियाँ उन पे चढ़े फिर रहे हैं, और पूरा जनाब उन्होंने डाले छाले लेके जनाब 7-7 8-8 बंदों के साथ वो गार्ड्स के साथ फिर रहे होते हैं। वो कहते हैं अपनी वो वाला सिस्टम नहीं है। और फिर ये जो मैंने कहा सब्सटेंस जो है चलो अब तो ये कर रही है, तो आगे वो डीप स्टेट ये वो उनके डीप स्टेट का कंसेप्ट भी आप बदलाओ, समझे। अब डीप स्टेट वो वाली डीप स्टेट नहीं होगी जैसे जनाब हम कहते हैं जनाब पूरी एस्टेब्लिशमेंट मिल के जनाब एक डीप स्टेट के तौर पे काम कर रही है। वो कह रहे डीप स्टेट भी कोई महदूद से लोग ही होंगे कोई डीप स्टेट के तौर पे जो काम करेंगे। तो ये आप समझे डिज़ाइन जो है ना, जो मॉडल है, ये मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया, और जो फौज है वो अपने आप को सियासत से दूर कर रही है। जो बातें हो रही हैं जनाब हाफिज़ा पत्नी आगे जाके क्या करने वाले हैं, तो उन साहब का जो दावा है कि जनाब ये फौज को मुकम्मल तौर पे सियासत से अलग किया जा रहा है, और ये 100% कब इस पे अमल होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।